डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन कोर्स लेक्चर सीरीज का लेक्चर 12.1 we are going to see the overview of electrical motors. We are not going to cover this topic in detail. According to the energy management and conservation, we have to just get the overview of this topic, and after that we will check the energy efficient motors. What types of motors are energy efficient? So let's go through some basics. So introduction about motor is motor convert electrical energy into mechanical energy by the interaction between the magnetic fields set up in the stator and rotor. तो मोटर में दो ये मेन पार्ट हैं जिन पर वाइंडिंग्स हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसके इंटरेक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में. Industrial electric motors can be broadly classified as induction motors जो कि इंडस्ट्री में यूज होती हैं, डीसी मोटर्स और सिंक्रोनस मोटर्स. ये तीन टाइप्स की मोटर हैं जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं. ऑल मोटर टाइप्स हैव द सेम फोर ऑपरेटिंग कंपोनेंट्स. जितनी भी मोटर्स हैं उनमें कंपोनेंट्स जो हैं ऑपरेटिंग के वो सेम हैं. पहला जो है वो स्टेटर, जिसको हम कह सकते हैं कि स्टेशनरी वाइंडिंग्स. द सेकंड वन इज रोटर, दैट वन इज रोटेटिंग वाइंडिंग्स. द थर्ड वन इज बियरिंग्स जो कि मोटर्स में इस्तेमाल होती हैं, बियरिंग्स जस्ट लाइक दिस वन, बियरिंग स्टील्स. ठीक है. और द फोर्थ इज फ्रेम जिसको हम इनक्लोजर कहते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनक्लोजर अवेलेबल हैं मार्केट में. 6 से 7 टाइप्स के हैं जिनके बारे में हम दो जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे. और फ्रेम जो है उस पर भी काफ़ी इन्हिसार करती हैं मोटर्स, जो इंक्लोजर्स हैं जिनके अंदर जो है मोटर्स के बाकी जो पार्ट्स हैं, स्टेशनरी वाइंडिंग्स, रोटेटिंग वाइंडिंग्स, बेयरिंग्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं. तो मोटर टाइप्स में देख लेते हैं. सबसे पहले जो है इंडक्शन मोटर है. ठीक है. तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्राइम मूवर फॉर वेरियस इक्विपमेंट्स इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाली ये मोटर है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के हिसाब से, इंडक्शन मोटर. द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है, इंड्यूस्ड अ करंट इन द रोटर, उससे रोटर में भी इंड्यूस्ड होता है करंट. दिस इंड्यूस्ड रोटर करंट प्रोड्यूसेस अ सेकंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. जो कि दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोज करेगी, ठीक है, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को, which tries to oppose the stator magnetic field. This means कि अब वो काज होगी रोटेशन की. This cause the rotor to rotate. The थ्री फेज स्क्विरल केज मोटर, ये बहुत ही फेमस मोटर है और बड़ी रफ एंड टफ और रगेड और रिलायबल और बहुत लंबा अरसा चलने वाली मोटर है. इज द वर्क हाउस ऑफ इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल होती है विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट हाउस पावर्स. इट इज रगेड है, रिलायबल है एंड बाय फार द मोस्ट कॉमन मोटर टाइप यूज इन द इंडस्ट्री. सबसे ज़्यादा कॉमन जो इंडक्शन मोटर में थ्री फेज स्क्विरल गेज मोटर है. इसके अलावा भी और मोटर्स हैं इंडक्शन में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेमस मोटर है. और इन मोटर से क्या चीज़ें ड्राइव कराई जाती हैं? दीज मोटर ड्राइव पंप्स, ब्लोअर्स, फैन, कंप्रेसर्स, कन्वेयर बेल्ट टाइप्स एंड प्रोडक्शन लाइंस. तो ये देखेंगे दीज आर द बेसिक एरियाज के जहां पर इंडक्शन मोटर को इस्तेमाल किया जाता है. पंप्स, ब्लोअर्स, फैंस, ये चीज़ें हर इंडस्ट्री का बेसिक हिस्सा हैं. विदाउट दिस हम ये नहीं कह सकते कि कोई इंडस्ट्री जो है जिसमें कोई एक पार्ट ना हो. फैंस भी, ब्लोअर, पंप्स, ये बहुत जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इंडस्ट्रीज के और यूनिट्स हैं जहां पर ये मोटर इस्तेमाल की जाती है. तो दिस इज अ बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडक्शन मोटर जो आप देख सकते हैं. और थॉरली पढ़ने के लिए आप ऑलरेडी इसके सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं, तो हम जस्ट ओवरव्यू देखेंगे. सेकेंड मोटर टाइप जो है दैट वन इज अ डीसी मोटर, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट मोटर. तो डीसी मोटर एज द नेम इम्प्लाइज यूज डायरेक्ट यूनिलेटरल या यूनिडायरेक्शनल करंट. ये मोटर्स जो हैं ये स्पेशल एप्लीकेशंस जहां हाई टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड होता है,
वहाँ इस्तेमाल की जाती हैं, वेयर स्मूथ एक्सेलरेशन ओवर अ ब्रॉड स्पीड रेंज इज रिक्वायर्ड। और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो खास तौर पर ये डीसी मोटर्स वो इस्तेमाल करते हैं देयर एफआईपी प्रोजेक्ट्स। और इसके अलावा डीसी मोटर्स जो हैं ये क्रेन्स में और बड़ी जो एप्लीकेशंस हैं लोडर्स में इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि दे हैव द स्पेशल कैपेबिलिटी ऑफ हाई टार्क, हाई स्टार्टिंग टार्क। दैट्स वाई डायरेक्ट करंट मोटर डीसी मोटर जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। और इसके अलावा रोबोटिक्स आर्म्स में भी ये मोटर इस्तेमाल की जाती हैं। डायरेक्ट करंट मोटर जो डीसी मोटर्स हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है। स्टेपर मोटर जो टाइप सी हैं जिसमें डिफरेंट एंगल्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। सिंक्रोनस मोटर, AC power is fed to the stator of the synchronous motor। जो synchronous motor है, this one is a synchronous motor, उसकी जो AC power है उसके स्टेटर को दी जाती है। और जो DC पावर है वो रोटर के, ठीक है, सेपरेट सोर्स में रोटर को दी जाती है, लेकिन दैट वन इज अ DC पावर। तो रोटर मैग्नेटिक फील्ड लॉक्स ऑन टू द स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटेट्स एट द सेम स्पीड। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि सिंक्रोनस मोटर्स जो हैं वो सिंक्रोनस स्पीड पर रन करती हैं और उनके आरपीएम जो हैं वो सिंक्रोनस होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और सिंक्रोनस स्पीड जो है इट इज द स्पीड एट विच द मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स। मतलब जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन है उसके मुताबिक से इसकी वही स्पीड होगी। लेकिन इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं है। द स्पीड ऑफ द रोटर इज अ फंक्शन ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड द नंबर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स इन द स्टेटर। तो ये सिंक्रोनस मोटर्स के लिए है कि जो स्पीड है रोटर की वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी और नंबर ऑफ पोल्स जो हैं मैग्नेटिक उन पे डिपेंड करेगी स्टेटर के। जबकि इंडक्शन मोटर्स जो हैं वो रोटेट करती हैं विद रिस्पेक्ट टू अ स्लिप। तो स्लिप क्या हुआ, दैट इज आरपीएम इज लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड। तो इंडक्शन मोटर के जो आरपीएम होते हैं ड्यू टू द लोड, एक्सटर्नल लोड जब उस पर कनेक्ट किया जाता है तो इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं पहुंच पाती, लेकिन उसके आरपीएम हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कोई भी इंडक्शन मोटर खरीदते हैं तो इंडक्शन मोटर की जो एक्चुअल रेटिंग अगर 1500 आरपीएम है तो वो कभी भी 1500 आरपीएम उस पर नहीं लिखेंगे। अगर डिजाइनिंग में वो 1500 आरपीएम है लेकिन फॉर एक्चुअल जो प्लेट लगी होती है उस पर वो 1450 1440 इस टाइप की लिखते हैं, क्योंकि दैट इज नॉट इक्वल टू दी सिंक्रोनस स्पीड। सो सिंक्रोनस मोटर जो है वो रोटेट नहीं करती विदाउट मतलब स्लिप के साथ रोटेट नहीं करती, ठीक है, बल्कि इंडक्शन मोटर करती है। दैट इज द आरपीएम इज सेम एज द सिंक्रोनस स्पीड governed by the supply frequency and number of poles। So this is a basic difference between synchronous speed and induction motor की slip के साथ speed। Let's move to the next slide। Characteristic देख लेते हैं motors की। तो speed के हवाले से नंबर 1 बात करते हैं। The speed of an AC motor RPM depends on the frequency of the input power and the number of poles for which the motor is wound। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या हुई, उसका बेसिक फार्मूला है आरपीएम में 120 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स। मोटर्स हैविंग सिंक्रोनस स्पीड जस्ट लाइक 3000 1500 1000 750 600 500 375 आरपीएम्स करस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ पोल्स। तो इसके हिसाब से डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स हो सकते हैं और ऑलवेज इवन होंगे एंड गिवन द मेन फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, तो उस पर जो सिंक्रोनस मोटर जो हैं उस पर मोटर सिंक्रोनस स्पीड को कैरी कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट आरपीएम्स हासिल कर पाएंगे। किसके हिसाब से, इस पोल्स के हिसाब से और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। द एक्चुअल स्पीड विद विच द मोटर ऑपरेट्स विल बी लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड फुल लोड स्पीड इज कॉल्ड स्लिप, जो कि हम इंडक्शन मोटर में ये स्लिप होती है। और इसको मेजर्ड कैसे करते हैं, इज मेजर्ड इन प्रेजेंट, इट इज कैलकुलेटिंग यूजिंग द इक्वेशन परसेंटेज स्लिप इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड माइनस फुल लोड रेटेड स्पीड डिवाइड बाय synchronous speed, and if you want to take a 100% so means you have to multiply by 100। manufacturers guidelines should be referred for practical limits to speed variation। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैन्युफैक्चरर्स की गाइडलाइंस हैं और जो उनकी कंटेंट्स बुक साथ आती हैं उनको लाजमी
पढ़ना चाहिए और उन पे जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन मौजूद होती हैं लिमिट्स के हिसाब से, वेरिएशंस की, स्पीड की, वो हर हाल में गो थ्रू करना चाहिए. विद द एडिशन ऑफ अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वीएफटी इज ह्यूज, जिसे कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी या रिसेंट एडवांसमेंट इन द मोटर टेक्नोलॉजी, कि इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम स्पीड ऑफ द मोटर कैन बी डिक्रीज एज वेल एज इंक्रीज, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी ड्राइव. तो दैट वन इज अ वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है स्पीड की लिमिट्स को कंट्रोल करने के लिए. मोटर एफिशिएंसी क्या है ये देख लेते हैं. टू इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स रिलेटिंग टू एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय एसी इंडक्शन मोटर्स. पहली एफिशिएंसी ईटा एंड द सेकंड वन इज पावर फैक्टर. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. ये दो एट्रीब्यूट्स जो हैं जो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय इंडक्शन मोटर, जो भी इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है उसके हवाले से ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक एफिशिएंसी, दूसरा पावर फैक्टर. बोथ अ हाई वैल्यू ऑफ ईटा एंड पावर फैक्टर क्लोज टू यूनिटी आर डिजायर्ड फॉर एफिशिएंट ओवरऑल ऑपरेशन इन ए प्लांट. क्लोज टू यूनिटी पावर फैक्टर भी हम चाहते हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से ट्रांसफर हो इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरीके से एफिशिएंसी भी अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम हो, सो क्लोज टू यूनिटी होना जरूरी है. एफिशिएंट ओवरऑल ऑपरेशन इन ए प्लांट. स्क्विरल गेज मोटर्स आर नॉर्मली मोर एफिशिएंट दैन स्लिप रिंग मोटर्स. ठीक है, ये इंडक्शन मोटर्स हैं जिसमें ये दोनों टाइप्स आती हैं. तो स्क्विरल गेज मोटर्स जो हैं वो ज्यादा एफिशिएंट है विद रिस्पेक्ट टू दी slip ring motors, and higher speed motors are normally more efficient than lower speed motors. तो ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हायर स्पीड मोटर्स जो हैं वो क्यों एफिशिएंट हैं और वो पावर फैक्टर में क्या इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं. एफिशिएंसी इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ द मोटर टेम्परेचर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि टेम्परेचर हमें पता है डेटोरेट करता है क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द मोटर्स. तो एफिशिएंसी कंफर्म बात है कि मोटर टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो सकती है. तो अगर हम ये बात करें कि टोटली इंक्लोज्ड फैन कूल्ड टीईएफसी मोटर्स, ये मोटर्स क्या होती हैं पहले इसके बारे में देख लेते हैं. ठीक है, तो ये जो मोटर्स हैं ये यूं कह लें कि दीज मोटर्स डज नॉट परमिट आउटसाइड एयर टू फ्रीली सर्कुलेट थ्रू द इंटीरियर ऑफ द मोटर. मतलब कहने का ये हुआ कि ये मोटर्स आउटसाइड एयर को फ्रीली सर्कुलेट नहीं करने देती जो मोटर की इंटीरियर का हिस्सा है. और ये मोटर्स जो हैं बहुत फेमस हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे इस्तेमाल होती हैं. तो कॉमनली मोटर्स जो इस्तेमाल होती हैं इंडस्ट्री में, जस्ट लाइक पूल पंप्स हैं, जो स्विमिंग पूल पंप्स हैं, और इसके अलावा ऑयल वेल पंपिंग है, वहाँ पर भी ये मोटर्स इस्तेमाल होती हैं. ठीक है, तो इनक्लोजर जो हैं उसके अंदर इसका एक स्पेशल फैन होता है जो कि इस मोटर को कूल करने के लिए इस्तेमाल होता है. और इसके अलावा जो सेकंड मोटर्स हैं वो है एसपीडीपी. दीज मोटर्स आर स्क्रीन प्रोटेक्टेड ड्रिप प्रूफ, और ये भी हाई क्वालिटी मोटर्स हैं. ठीक है, दीज आर आल्सो हाई क्वालिटी मोटर्स. हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो मोटर्स हैं ये इंक्लोजर्स हैं दोनों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी एक इंक्लोजर है मोटर टाइप का और ये भी एक इंक्लोजर है. तो ये भी एक हाई क्वालिटी मोटर है लेकिन स्क्विरल गेज मोटर है. और इसके अलावा स्क्विरल गेज के अलावा ये स्लिप रिंग्स में भी हो सकती हैं, ये दोनों टाइप की हैं. और इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल एयर इज सक्ड इनसाइड थ्रू अ वायर स्क्रीन. वायर मैश स्क्रीन जो जाली टाइप, जिसको हम जाली कहते हैं, तो जाली बनी होती है मैश टाइप की, उसके अंदर से हवा जो है वो क्रॉस होती है. ठीक है, तो ये वो मैश टाइप की जाली है जिसको हम वायर मैश स्क्रीन कह सकते हैं. तो हवा जो है एक्सटर्नल उससे इंटरनल आती है और जो मोटर की कूलिंग है उसको टेम्परेचर को रिड्यूस करती है. और इसके अलावा ये किस तरीके से कर सकती है, कुछ शाफ्ट लगा होता है, माउंटेड होता है बाय मींस ऑफ ए शाफ्ट माउंटेड, उससे इसको कूल किया जाता है फैन के थ्रू. और ये इंडस्ट्रियल ड्राइव्स में इस्तेमाल होती हैं, मिल्स में, पंप्स में इस्तेमाल होती हैं, जो कि हम ये कह लें कि थोड़ा कम एफिशिएंट हैं विद रिस्पेक्ट टू दी जो ऑयल वेल हैं या वाटर पूल टेम्परेचर, उनके लिए जो मोटर्स इस्तेमाल होती हैं. तो इसी तरीके से ये जो टीएफसी मोटर्स हैं ये ज्यादा एफिशिएंट हैं विद रिस्पेक्ट टू दी एसपीडीपीसी मोटर. Also, as with most equipment, motor efficiency increases with the rated capacity. तो जितनी बड़ी मोटर होगी कैपेसिटी की, हॉर्स पावर की, उतनी ही ज्यादा उसकी एफिशिएंसी भी होगी और स्पीड भी होगी.
द एफिशिएंसी ऑफ ए मोटर इज डिटरमाइंड बाय इंट्रिंसिक लॉसेस, जो कि इंटरनल लॉसेस हैं, दैट कैन बी रिड्यूस्ड ओनली बाय चेंजेस इन मोटर डिजाइन, जिसको सिर्फ मोटर डिजाइन को ही चेंज करके चेंज किया जा सकता है। इंट्रिंसिक लॉसेस जो प्योर लॉसेस हैं उनको कॉपर के, वाइंडिंग के, वो बड़ा मुश्किल है कि, बल्कि नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी, जब तक मोटर डिजाइन जो है वो चेंज ना किया जाए। इंट्रिंसिक लॉसेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक है फिक्स लॉसेस जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मोटर लोड होते हैं, और दूसरे हैं वेरिएबल लॉसेस जिसको हम कह सकते हैं डिपेंडेंट ऑन लोड। ठीक है, जो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, मोटर एफिशिएंसी के हिसाब से जो हमारे पास लॉसेस हैं वो कौन कौन से हैं। सो फिक्स लॉसेस जो हैं वो क्या हैं? फिक्स लॉसेस कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक कोर लॉसेस, जो कोर लॉसेस हैं वो हमारे पास फिक्स लॉसेस हैं, और दूसरा जो है वो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, ये भी हमारे पास फिक्स्ड लॉसेस हैं। तो पहला मैग्नेटिक कोर लॉसेस जो हैं, जिनको हम आयरन लॉस भी कहते हैं, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अ वेरी बेसिक टू टाइप ऑफ लॉसेस, वन इज एडी करंट and the second one is hysteresis losses in the stator. They vary with the core material, geometry and with input voltage. तो जो कोर का मटेरियल है और जो ज्योमेट्री है उस पर ये लॉसेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं, और साथ में इनपुट वोल्टेज की क्वालिटी पर भी। और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस जो हैं ये भी फिक्स लॉसेस का हिस्सा हैं। तो ये क्या हैं? आर कास्ड बाय फ्रिक्शन इन दी बेयरिंग्स ऑफ द मोटर, जो मोटर में बेयरिंग्स लगे होते हैं तो लाजमी बात है अगर वो बेयरिंग्स की क्वालिटी ख़राब हो जाती है तो इसका मतलब है उसकी फ्रिक्शन बढ़ जाती है, और फ्रिक्शन बढ़ने से उसकी मोटर की आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये कंफर्म बात है कि जब उसकी आवाज़ बढ़ेगी और मोटर हीट करेगी, और उसके साथ साथ उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी ख़राब होगी। एंड एरोडायनामिक लॉसेस, जो कि एयर रिलेटेड लॉसेस हैं इनसाइड ऑफ द मोटर एसोसिएटेड विद द वेंटिलेशन फैन, ताकि वो हीट को जो है ना ठीक तरीके से वेंटिलेट कर सकें, एंड अदर रोटेटिंग पार्ट्स। द थर्ड वन इज वेरिएबल लॉसेस। दीज लॉसेस कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस लॉसेस इन द स्टेटर एंड इन द रोटर, कि जो रेजिस्टेंस आर मौजूद होता है लॉसेस का और स्टेटर रोटर में, ये वो लॉसेस होते हैं। तो रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो इन द स्टेटर एंड रोटर रिजल्ट इन हीट जनरेशन, क्योंकि करंट जो है फ्लो करेगा जब स्टेटर रोटर में, तो उससे आर भी होगा, आई स्क्वायर आर जो है वो डबल करंट है। तो इन हीट जनरेशन दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल एंड द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो आई स्क्वायर आर इज अ वेरी बेसिक फार्मूला। तो ये वेरिएबल लॉसेस भी इसमें मौजूद होंगे। द फाइनल वन इज स्ट्रे लॉसेस। So these losses arise from a variety of sources and are difficult to either measure directly or to calculate. तो ये सोर्सेज, ये जो लॉसेस हैं स्ट्रे लॉसेस, ये बहुत मुश्किल हैं कि इनको डायरेक्टली मेजर किया जाए या कैलकुलेट किया जाए, लेकिन ये है कि दीज आर जनरली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रोटर करंट। दीज आर बेसिकली द लॉसेस विच आर काज्ड बाय वेरिएशन इन लोड, जो कि लोड में वेरिएशन आता है उसकी वजह से, but their values cannot be determined accurately at any point of time. तो इनको approximately ये कह लें कि कुछ परसेंटेज ले लिया जाता है with respect to the some international standards, तो इनको कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो यहां देखिए कि मोटर एफिशिएंसी किस तरह इफेक्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू द पावर फैक्टर। अच्छा, पार्ट लोड परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, पार्ट लोड का मकसद ये है कि फुल कैपेसिटी पे परफॉर्मेंस नहीं, क्या होगी कि पार्ट लोड परफॉर्मेंस मतलब फुल कैपेसिटी पे अभी नहीं है, मोटर इज नॉट ऑन फुल कैपेसिटी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मोटर आल्सो डिपेंड ऑन डिजाइन। तो इसके हिसाब से कि अगर पार्ट लोड परफॉर्मेंस चेक करना चाह रहे हैं तो मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उसके डिजाइन पर जो है वो डिपेंड करेगी। बोथ ईटा एंड पावर फैक्टर फॉल टू वेरी लो लेवल्स एट लो लोड्स। तो जो लो लोड्स हैं उस पे नुकसान ये होता है कि एफिशिएंसी और पावर फैक्टर जो हैं वो गिर जाते हैं बहुत लो लेवल पे। ठीक है, क्योंकि वो पार्ट लोड परफॉर्मेंसेस होती हैं। और हम यहां देखते हैं कि फिगर शोज द इफेक्ट ऑफ लोड ऑन पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी।
कि पावर फैक्टर और एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू द लोड क्या होगी. इट कैन बी सीन दैट पावर फैक्टर ड्रॉप्स शार्पली एट पार्ट लोड्स. ठीक है. और सेकंड फिगर्स में क्या है, इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन पावर फैक्टर. तो यहां अगर हम देखें, सो पावर फैक्टर, दिस इज द पावर फैक्टर और एफिशिएंसी, एंड दिस इज द percentage of rated load, and this portion is the percentage of rated current, and here is the slip. ठीक है. तो 100% एफिशिएंसी तक पहुंचने के लिए, तो आप देखें अगर लोड कम है तो इसका मतलब ये हुआ परसेंटेज ऑफ रेटेड लोड. तो आप नोट करें एफिशिएंसी भी कम है. ठीक है. जैसे ही लोड बढ़ता है यहां पर एफिशिएंसी और पावर फैक्टर भी बढ़ना शुरू हो जाता है. साथ साथ इसका जो करंट है वो भी इंक्रीज करेगा, और जो स्लिप है वो हम देखें यहां पर इस टाइम 0 से स्टार्ट होगी और 4 तक जाएगी जैसे जैसे रेटेड लोड बढ़ता जाएगा. यहां अगर हम देखें कि फुल लोड पावर फैक्टर एट वेरियस स्पीड्स टिपिकली फॉर 50 हार्स पावर स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर, तो 0.75 से ऊपर आए तो तकरीबन यहां पर 0.78 पावर फैक्टर है. और स्पीड के हिसाब से अगर हम बात करें तो सिंक्रोनस स्पीड अगर हमारे पास 375 आरपीएम है, तो इंपैक्ट ये जो पावर फैक्टर है ये तकरीबन 0.78 के करीब है. अगर हम यहां देखें तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे इंक्रीज करती जाएगी, क्या इंक्रीज करेगा, सिंक्रोनस स्पीड इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे पावर फैक्टर बढ़ता जाएगा. तो अगर हम नोट करें कि नियरली 3000 आरपीएम पर हमारा जो पावर फैक्टर होगा सिस्टम का वो देखें तकरीबन 0.89 के करीब होगा या 0.88. तो इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्ट ऑफ स्पीड जो है वो बहुत है पावर फैक्टर पर. और जितनी स्पीड ज्यादा होगी मतलब बड़ी हार्स पावर की मोटर होगी तो उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, तो उसका पावर फैक्टर भी ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू दी लोड. फील्ड टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग एफिशिएंसी. एफिशिएंसी को निकालने के लिए फील्ड टेस्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखते हैं. पहला है जी नो लोड टेस्ट. तो मोटर रन एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी विदाउट एनी शाफ्ट लोड, क्योंकि जब नो लोड है तो इसका मतलब है कि शाफ्ट पर कोई लोड नहीं लगा हुआ. तो इनपुट पावर, करंट, फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज आर नोटेड. तो इससे जब लोड पर शाफ्ट पर कोई लोड नहीं है और वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे चल रही है जो भी फंडामेंटल है, तो इनपुट पावर, करंट, फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज नोट किए जा सकते हैं. द नो लोड पावर फैक्टर जो है वो काफी कम होगा. तो क्या होगा, लो पावर फैक्टर वाट मीटर रिक्वायर्ड होंगे, उससे पावर फैक्टर चेक किया जा सकता है. और टू सेपरेट कोर एंड फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेज हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए कि कोर के जो लॉसेज हैं और इसके अलावा फ्रिक्शन और विंडेज के लॉसेज हैं, टेस्ट को रिपीट करना चाहिए वेरिएबल वोल्टेजेस पे. और इट इज यूजफुल टू प्लॉट नो लोड इनपुट किलोवाट वर्सेस वोल्टेज. तो अगर हम ये कहें कि फ्रिक्शन एंड वोल्टेज और कोर लॉसेस को किस तरीके से हम डिफरेंट वोल्टेज पे चेक कर सकेंगे, तो ये होगा नो लोड पावर वाट्स माइनस नो लोड करंट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्टेटर रेजिस्टेंस. द सेकंड वन इज स्टेटर एंड रोटर आई स्क्वायर आर लॉसेस. The stator winding resistance is directly measured by a bridge or a volt ampere method. और R जो है वो must be corrected to the operating temperature पर. रेजिस्टेंस को हर हाल में करेक्ट करना पड़ेगा कि जो भी ऑपरेटिंग टेम्परेचर है. और जो मॉडर्न मोटर्स हैं, द ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज लाइकली टू बी इन द रेंज ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड. नॉर्मली 80 टू मैक्सिमम 100-120 भी चले जाती हैं. तो एंड नेसेसरी करेक्शन शुड बी मेड. तो करेक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू दिस आर करनी पड़ सकती है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग टेम्परेचर. तो करेक्शन फैक्टर क्या है, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 235 प्लस T2 डिवाइड बाई 235 प्लस T1. और T1 जो क्या है वो एम्बियंट टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में, जो कि हम कह सकते हैं कि सराउंडिंग टेम्परेचर है. और T2 जो क्या है दैट वन इज द ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो कि सेंटीग्रेड में ऑल्सो है. अब स्टेटर एंड रोटर आई स्क्वायर और लॉसेस आगे क्या हैं ये भी कंटिन्यू है. द रोटर रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम लॉक्ड रोटर टेस्ट. या हम इसको कह सकते हैं कि लीकेज इंपीडेंस जो है ना ये चेक करता है.
ठीक है। और इसका फायदा क्या है, ये होता कैसे है? लॉक रोटर टेस्ट जो है, इसमें क्या करते हैं कि द शाफ्ट ऑफ द मोटर इज लॉक्ड, जो शाफ्ट है उसको लॉक कर दिया जाता है ताकि इट कैन नॉट मूव, वो मूव ना कर सके। एंड द रोटर वाइंडिंग्स, जो रोटर वाइंडिंग्स होती हैं उसको शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाता है। इससे इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा यह होता है कि एक तो लीकेज इंपिडेंस भी, रेजिस्टेंस भी मालूम हो जाती है, अदर पैरामीटर्स टॉर्क भी मालूम हो सकता है, और शॉर्ट सर्किट करंट नॉर्मल वोल्टेजेस पे भी चेक किए जा सकते हैं एट रिड्यूस फ्रीक्वेंसी। बट रोटर आई स्क्वायर आर लॉसेस आर मेजर्ड फ्रॉम मेजर ऑफ द रोटर स्लिप। तो ये किस तरह निकलेगा? रोटर आई स्क्वायर आर लॉसेस इज इक्वल टू स्लिप मल्टीप्लाई बाय स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर आई स्क्वायर आर लॉसेस और माइनस कोर लॉस। एंड द फाइनल वन इज स्ट्रे लोड लॉसेस। ये क्या है? These losses are difficult to measure with any accuracy। जैसे कि पहले हमारी बात हुई कि ये वो losses हैं कि जो वेरी करते हैं with respect to the load। तो these losses are difficult to measure with any accuracy। IEEE standard 112 gives a complicated method। IEEE 112 ने एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, विच इज रेयरली यूज्ड ऑन शॉप फ्लोर। मतलब कहने का ये है कि बिजनेस पॉइंट्स पर, दुकानों पर, जो कि इसके अलावा जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वहां पर इनको बहुत ही कम यूज किया जाता है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड आईईसी, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन स्टैंडर्ड्स टेक ए फिक्स्ड वैल्यू एट 0.5% ऑफ द इनपुट। ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करते हैं कि फिक्स्ड वैल्यू ले लेते हैं 0.5% की एज फॉर द स्ट्रे लॉस ऑफ द मोटर्स, लेकिन एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्ट्रे लॉसेस इज लाइकली टू बी मोर। एक्चुअल वैल्यू जो है वो ज्यादा हो सकती हैं। और IEEE 112 ने जो स्टैंडर्ड दिए हैं स्पेसिफिक वैल्यूज के, वो क्या हैं? वो 0.9% टू 1.8% है। तो हम देख सकते हैं कि मोटर रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रे लॉसेस, IEEE क्या कहता है कि अगर मोटर की रेटिंग 1 से 125 हॉर्स पावर है तो स्ट्रे लॉस जो है वो 1.8% है। जैसे जैसे हॉर्स पावर बढ़ते जाएंगे तो मोटर की एफिशिएंसी बेहतर होती जाएगी और स्ट्रे लॉसेस जो हैं वो कम होते जाएंगे। इसी तरीके से जो 2500 आरपीएम हॉर्स पावर की जो मोटर्स हैं, तो इसका मतलब है कि उनमें जो लॉसेज हैं वो 0.9% तक रह जाते हैं। तो ये यूज कर लिया जाता है स्टैंडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्ट्रे लोड लॉसेस। अब पॉइंट फॉर यूजर्स क्या हैं वो देख लेते हैं। ठीक है। इट मस्ट बी क्लियर दैट एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ एफिशिएंसी इज वेरी डिफिकल्ट। So, in view of this, for selecting high efficiency motors, the following can be done। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो फॉलो किए जा सकते हैं ताकि अच्छी हाई एफिशिएंसी मोटर जो है वो सिलेक्ट की जा सके। When purchasing large number of small motors या large motors, तो क्या किया जाए? Ask for a detailed test certificate। जो भी टेस्ट सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल्स पूछी जाएं, मांगी जाएं। If possible, try to remain present during the test। कि जो भी टेस्ट अगर आपने करवाना है तो बेहतर यह है कि वहां प्रेजेंट हों और अपने सामने डिटेल टेस्ट सर्टिफिकेट को वैलिडेट करें। इससे फायदा क्या होगा? दिस विल एड कॉस्ट। मतलब कहने का यह होगा कि जो भी चीज लेंगे तो उसका बेनिफिट इन द टर्म्स ऑफ फ्यूचर कॉस्ट में मिलेगा। सेकेंड वन इज सी दैट एफिशिएंसी वैल्यूज आर स्पेसिफाइड विदाउट एनी टॉलरेंस। कि जो भी एफिशिएंसी वैल्यूज लिखी हुई है उस पर टॉलरेंस ना हो, प्लस माइनस की कोई वैल्यू ना हो, एग्जैक्ट वैल्यू लिखी होनी चाहिए कि ये एफिशिएंसी ये मोटर देगी। तो दैट इज, इसका फायदा ये होगा कि ओके वी आर गोइंग टू गेट 90% एफिशिएंसी और व्हाट 80 70, ओके डोंट गिव द टॉलरेंस ऑफ +-5 +-10। तो मतलब ये होगा तो वहां पर कहीं पर भी प्रॉब्लम आ सकती है एफिशिएंसी के अंदर। चेक द एक्चुअल इनपुट करंट एंड किलोवाट इफ रिप्लेसमेंट इज डन। अगर रिप्लेसमेंट कर चुके हैं मोटर की तो एक्चुअल इनपुट करंट और किलोवाट चेक किए जाएं। फॉर न्यू मोटर्स कीप अ रिकॉर्ड ऑफ नो लोड इनपुट पावर एंड करंट। इससे फायदा यह होगा कि जब तक लोड अप्लाई करेंगे उससे पहले पहले नो लोड इनपुट पावर एंड करंट जो है उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं न्यू मोटर्स के लिए। और आखिरी बात, यूज वैल्यूज ऑफ एफिशिएंसी फॉर कंपैरिजन। कि जो भी वैल्यूज हैं एफिशिएंसी की उनको उनके साथ कंपैरिजन किया जाए। एंड फॉर कंफर्मिंग
रिलाय ऑन मेजर्ड इनपुट्स फॉर ऑल कैलकुलेशंस, जो भी मेजरिंग इनपुट्स हैं उन पर रिलाय करें, ठीक है। और इसके बाद एस्टिमेशन ऑफ एफिशिएंसी इन द फील्ड में, अगर फील्ड में है तो किस तरीके से बेहतर अंदाज से एफिशिएंसी को एस्टिमेट कर सकते हैं इन द वर्किंग फील्ड। मेजर स्टेटर रेजिस्टेंस, जो स्टेटर की रेजिस्टेंस है उसको मेजर कर लें। एंड करेक्ट टू ऑपरेटिंग टेम्परेचर, जस्ट लाइक हम फार्मूला देख चुके हैं, तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर उसको करेक्ट किया जाए कि जो भी ऑपरेटिंग टेम्परेचर है फ्रॉम रेटेड करंट वैल्यू, और जो रेटेड करंट वैल्यू है वहां से आई स्केयर और लॉसेस भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस भी है और करंट भी है रेटेड। फ्रॉम रेटेड स्पीड एंड आउटपुट रोटर आई स्केयर और लॉसेस भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं आफ्टर स्टेटर। एंड फ्रॉम नो लोड टेस्ट कोर एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस आर डिटरमाइंड फॉर स्ट्रे लॉसेस, और उसको भी हम निकाल सकते हैं फॉर दी कैलकुलेशन कि ये हमारे स्ट्रे लॉसेस हैं सिस्टम के नो लोड टेस्ट पर। तो यहां तक हमारा जो लेक्चर था वो आज का कंप्लीट हुआ इस वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स की, कि उन मोटर्स में और कन्वेंशनल मोटर्स में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।